स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथक्करण के बारे में, जो विज्ञान विषय की कक्षा 6 का 5th चैप्टर है। तो सभी मिलकर के सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथक्करण के बारे में। पृथक्करण क्या है? पृथक्करण विभिन्न पदार्थों को उनके गुण धर्मों के आधार पर एवं उनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के आधार पर अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। यानी कई पदार्थ होते हैं वो आपस में मिले हुए हैं, एक मिश्रण के रूप में है। इस मिश्रण में जो पदार्थ हैं वो उनके जो गुण धर्म, जो इसने बताया है गुण धर्म, वो है भिन्न भिन्न। ठीक है, गुण धर्म से अभिप्राय होता है उनके आकार, उनकी अवस्था, वो तरल है या ठोस है, वो जल में घुलनशील है आदि। इस प्रकार से वो जो उनके गुण है उनके आधार पर, और फिर वो उपयोगी है या अनुपयोगी है, उस मिश्रण में से उसको अलग अलग करना। जिस प्रकार देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती, जो चाय हम बनाते हैं उसमें से जो चाय की पत्ती है वो हमारे लिए अनुपयोगी हुई, तो हम उसको छान करके अलग कर लेते हैं। यहाँ अवस्था क्या है? जो चाय हम पिएंगे वो तरल अवस्था में है, जो उपयोगी है हमारे लिए, और जो छान के अलग की जाती है वो ठोस अवस्था में है। तो यानी गुण धर्म अलग हो गया। दो अलग पदार्थ हैं, चाय की पत्तियां और चाय तरल अवस्था में है और चाय की पत्तियां क्या है वो ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है वो जैसे मान लीजिए जो कपास, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कपास ओतना, यानी कपास में से बीजों पर से उनके तंतुओं को अलग करना, उसके रेशों को अलग करना कपास ओतना कहलाता है। यानी बिनोला और कपास के तंतुओं को अलग करना, इनके उपयोग अलग अलग है, इनको अलग किया। कई बार आप छोटे बच्चों के बारे में बात करता हूँ, आपको जो सब्जी दी जाती है, कुछ बच्चों को सब्जी में मिर्च पसंद नहीं होती, वो क्या करेंगे, हाथ से उठाएंगे और मिर्च को साइड कर देते हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो सब्जी में से क्या होगा, टमाटर है उसको पकड़ेंगे और साइड कर देंगे। यानी ये उनकी चॉइस पे निर्भर करता है कि उनको किस प्रकार का टेस्ट पसंद है। तो यानी वो कर क्या रहे हैं, पृथक्करण। यानी वो उनके लिए, उनको लगता है कि मेरे को ये खाना है, ये मुझे नहीं खाना। तो ये बिल्कुल सरल उदाहरण देकर के मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, जो वो चीजें आप अपने आसपास प्रतिदिन दैनिक जीवन में देखते हैं उन उदाहरणों से, ताकि हम विषय को अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा पृथक्करण। फिर एक बार परिभाषित करता हूं, पृथक्करण क्या है? विभिन्न पदार्थों को उनके गुण धर्मों के आधार पर मिश्रण में से अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। अब आता है हमारा पृथक्करण की क्या आवश्यकता है। पृथक्करण की आवश्यकता क्या है? यानी यह कहता है जो उपयोगी पदार्थ हैं, उपयोगी पदार्थों में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना जरूरी होता है उनको उपयोग करने से पहले। यानी विभिन्न पदार्थों को उपयोग करने से पहले उनमें से जो हानिकारक या अनुपयोगी, बिना उपयोगी के पदार्थ हैं उनको अलग करना आवश्यक होता है। यही कारण होता है कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता है। जैसे देखिए पौधों के अंदर जो है पौधों से हमें क्या बोलना, अन्न प्राप्त होता है। तो वो अन्न क्या है, पौधों की डालियों में होता है। पौधों की डालियां जो हैं वो हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है जितने अन्न के कण हैं। तो हम पौधों की डालियों से, पौधों की डंडियों से जो है अन्न के कणों को अलग करते हैं। पृथक्करण की आवश्यकता वही हमें। ठीक है, तो जैसे दही का मंथन किया, दही का मंथन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, मक्खन और छाछ। हम और मक्खन और छाछ में से मक्खन को अलग करते हैं। मक्खन अधिक उपयोगी है और छाछ कम उपयोगी है मक्खन की तुलना में, तो हम उनको अलग कर देते हैं। जैसे आटा है, आटे को छानते समय आटे के अंदर जो चोकर होता है, ठीक है, उस चोकर को हम छलनी से छान के अलग करते हैं, क्योंकि हमारे को आटे का उपयोग करना है, उसमें विद्यमान जो अनुपयोगी चोकर है उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना। तो यही कारण है कि किसी भी उपयोगी पदार्थ को उपयोग में लाने से पूर्व उसमें मिली हुई जो अशुद्धियां हैं या जो अनुपयोगी पदार्थ हैं या जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अब ये पृथक्करण क्या किया कैसे जाता है? पृथक्करण का क्या सिद्धांत है? पृथक्करण का सिद्धांत है पदार्थों के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण धर्म कैसे?
मान लीजिए जैसे उनका आकार और आकृति, आकार जिसको हम आमाप भी बोलते हैं, कुछ पदार्थ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, छोटे बड़े पदार्थों को, ठीक है, उनकी अवस्था पदार्थ, उसकी पदार्थ की अवस्था, जैसे वो तरल है या फिर ठोस है या फिर उसके अंदर वो जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता, कुछ पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं कुछ नहीं होते, जल में घुल जाते हैं जो, और वाष्पशीलता, यानी कुछ पदार्थ वाष्पशील हैं, वो वाष्प में बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे। इन गुणों के आधार पर हम मिश्रण में से अलग अलग पदार्थों को अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हम अपनाते हैं पृथक्करण के लिए, अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो विभिन्न पृथक्करण की विधियां हैं वो मैं आपको भी यहाँ बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, फिर उसको विस्तार से एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो विभिन्न प्रकार की पृथक्करण की विधियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली है हस्तचयन, दूसरी है हमारी थ्रेसिंग, उसके बाद आता है निष्पावन, और फिर आता है चालन, निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण और वाष्पन। ये कक्षा 6 के विज्ञान विषय के जो 5th चैप्टर है उसमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दी विभिन्न विधियां हैं। अतिरिक्त इसके बहुत सारी विधियां और भी हैं जो भौतिक और रासायनिक रूप से पृथक्करण के लिए उपयोग की जाती हैं, जो कि बड़ी कक्षाओं का विषय है। अभी हम आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं और इन सब को विस्तार से एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हस्तचयन की, हस्तचयन विधि। सबसे पहले है हमारी कौन सी, हस्तचयन। जैसे देखिए आपको इसको देखिए, हस्त का मतलब क्या होता है आपका, हस्त का मतलब क्या होता है हाथ, चयन का मतलब क्या होता है चुनना, हाथ चुनना, यानी हाथों से चुनना, हाथों से चुनना। तो हस्तचयन क्या विधि है, यह पृथक्करण की वह विधि है, यह पृथक्करण की वह विधि है जिसमें ठोस, बड़ी और कम मात्रा में, ये याद रखिएगा, ठोस, बड़ी और कम मात्रा में उपस्थित अशुद्धियों या अनुपयोगी पदार्थों को उपयोगी पदार्थ से हाथ से चुनकर अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी देखिए हस्तचयन, हस्त का मतलब क्या गया हाथ, चयन का मतलब क्या गया चुनना। यहाँ क्या होता है इस पृथक्करण विधि में, ठोस यानी एक जो अशुद्धि जो होगी मिश्रण में उपस्थित है वो पहले कैसे होगी अवस्था से ठोस, ठीक है। दूसरी क्या है वो बड़ी होगी, इतनी बड़ी कि हम उसको हाथ से पकड़ सकें। अगली तीसरी बात है कम मात्रा में, और वो जो अशुद्धियां हैं वो उस मिश्रण में जो उनकी उपस्थिति है वह भी कम है, यानी अधिक मात्रा में नहीं है। इस कारण से क्या होता है जो ये 3 कंडीशन जब पूरी हो जाती है, जैसे इसके अंदर उदाहरण दे लेते हैं, जैसे चावल या दाल से कंकड़ अलग करना, चावल या दाल से कंकड़ अलग करना, कंकड़ अलग करना। आपने देखा है ना रसोई में आपकी माँ जैसे चावल बनाती है या खिचड़ी बनाती है, चावल की खिचड़ी बनाती है या दाल बनाती है, तो वो एक बड़े बर्तन में, जैसे कोई बड़ी थाली है या कोई और चौड़ा बड़ा बर्तन है, उसमें वो रखती है ना चावल के दानों को, उसको ध्यान से देखती है, यूं देखते देखते जहां उसको पत्थर दिखाई देता है उस पत्थर को वो हाथ से पकड़ती है, तो यानी पत्थर क्या गया ठोस अवस्था में आ गया, ठीक है। और वो आकार में बड़ा है,
यानी इतना पर्याप्त है कि हम उसको हाथ से पकड़ सके, बहुत सूक्ष्म यहाँ आकार में बड़ा है जिसको हाथ से पकड़ने में सुविधा हो। और 30 हड्डियों की मात्रा कम होती है। चावल में चावल की मात्रा अधिक है, और उसमें कोई कोई जो दाने हैं वो किसके हैं, पत्थर के हैं। तो यानी जहां 3 कंडीशन हो जाएंगे वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पदार्थ में उपस्थित मात्रा जो है वो कम है, ठोस है, और वो इतनी बड़ी है कि हाथ से उनको पकड़ सके। तो इस प्रकार से किसी भी मिश्रण में उपस्थित ठोस कम मात्रा में विद्यमान बड़ी अशुद्धियों को हाथ से पकड़कर अलग करने की विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, चावल या दाल से कंकड़ को अलग करना। अब आती है हमारी दूसरी विधि जिसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग। दूसरी विधि क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि क्या है, थ्रेसिंग विधि को थ्रेसिंग वह विधि, ठीक है ना, वह यानी क्या होता है, पौधों की डंडियों से, पौधों की डंडियों से, पौधों की डंडियों से अन्न के कणों को, अन्न कण जिसको हम क्या बोलते हैं, अनाज, अन्न कणों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। देखिए हम बात एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो कृषि करते हैं। जब फसल पक तैयार होती है, पौधों में अनाज आ जाता है, और जब फसल पक जाती है तो फसल को काट लिया जाता है। फसल को काटने के बाद उस पौधों की डंडियों में जो अन्न के कण हैं उनको अलग किया जाता है। तो उनके कणों को अलग करने की जो विधि है उस विधि को हम क्या बोलते हैं, यानी पौधों की डंडियों से अन्न कण जिसको हम क्या बोलते हैं, अनाज। जैसे गेहूं के पौधे हैं, उनके अंदर जो गेहूं के दाने वो क्या है, अनाज हो गया ना, गेहूं अनाज है, चना अनाज है, जौ है, बाजरा है, ये सारे हो गए। अन्न कणों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। प्राचीन काल में जो विज्ञान बहुत अधिक उन्नत नहीं था, तो मनुष्य ये काम क्या करता था, अपने खुद की मांसपेशियों के बल से या पशुओं की मांसपेशियों के बल से इस कार्य को करता था। लेकिन विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की है, उसके साथ साथ बहुत सारी मशीनें अब आ गई हैं जिसके द्वारा पौधों के जो डंडियां हैं उनसे अन्न कणों को पृथक किया जा सकता है। और इन मशीनों को थ्रेसर बोलते हैं। क्या होते हैं, थ्रेसर, जो आप अगली बड़ी कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे। थ्रेसर क्या है, एक मशीन है जिस मशीन के द्वारा हम थ्रेसिंग करते हैं, ठीक है। यानी अन्न कणों को और जो भूसा है यानी ये जो डंडियां हैं उनको पृथक करते हैं, पौधे की डंडियों से अन्न कणों को निकालते हैं। अब हमारी आती है अगली विधि। अगली जो विधि है वह है निष्पावन। ये भी कृषि से जुड़ी हुई है सामान्यतः। तीसरी है निष्पावन। यहां देखिए इस निष्पावन में एक शब्द आता है, यहाँ पवन। ये पवन शब्द जो है ना हम यहां से लेते हैं, ये प व और ये न। पवन का मतलब क्या है, वायु। तो अगर निष्पावन की हम बात करें तो क्या है, पृथक्करण की वह विधि, पृथक्करण की वह विधि जिसमें हल्के व भारी, जिसमें हल्के व भारी पदार्थों को वायु के झोंकों के द्वारा अलग अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। देखिए निष्पावन यानी इस शब्द को पकड़ लीजिए समझने के लिए। पवन का होता वायु। आपने देखा ना, जब थ्रेशिंग कर ली, अनाज के कण पौधे की डंडियों से अलग हो गए, अब भी उन अनाज के कणों में कहीं न कहीं थोड़े बहुत मात्रा में जो भूसा होता है, हल्का उसका जो छिलका होता है, भूसा होता है, वह उपस्थित होता है। भूसा बाहर में क्या होता है, हल्का होता है, और जो अन्न कण है वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो किसान क्या करते हैं, एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर के और उस मिश्रण को डालते हैं, यानी अनाज के कण और भूसे के मिश्रण को ऊपर से छोड़ते हैं।
तेज हवा चलती है तो उस हवा के झोंके में क्या होता है कि अन्न के कण भारी होने के कारण सीधे नीचे चले जाएंगे। यानी ये मान लीजिए ये एक किसान है, किसान एक पात्र के अंदर ये मिश्रण लिया हुआ है और ये हवा बह रही है यहाँ से, ठीक है, ये क्या बह रही है, वायु, हवा का झोंका है, ठीक है। तो ये अन्न कण जो होते हैं ना, अन्न कण जो भारी होंगे ना, वो भारी अन्न कण का यहाँ पे क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। इन भारी अन्न कणों का क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा, क्योंकि ये भारी है, सीधे नीचे गिरेंगे। और जबकि जो हल्के सुधियां है ना, वो हल्के सुधियां वायु के झोंकों के द्वारा दूर चली जाएंगी। तो यानी ये जो विधि होती है, इस विधि के द्वारा, इस चित्र के अंदर देखिए, यहाँ ये किसान क्या दिखाई दे रहा है, इस किसान ने अनाज के कणों को और भूसे को एक पात्र में लिया हुआ है और ये ऊपर एक बड़े ऊंचे स्थान पे खड़ा होकर इसको छोड़ रहा है। तो जो हवा चल रही है, हवा के झोंकों के द्वारा जो अन्न कण वो नीचे ढेर में इकट्ठे हो रहे हैं और हल्की जो अशुद्धियां है, भूसा है, वो दूर जा रहा है। तो इस प्रकार से निष्पावन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसान करते हैं और इसका बहुत साधारण इस्तेमाल हमारे घरों में भी करता है। जब हमारी माँ आटा पिसवाने के लिए गेहूं तैयार करती है, गेहूं को तैयार करती है, तो आपने कभी देखा होगा आटे में कुछ ऐसे अशुद्धियां होती हैं, जैसे भूसे और कुछ हल्की ऐसी अशुद्धियां जो माँ नहीं चाहती कि गेहूं में हो, तो वो क्या करती है, कोई पंखा लगाएगी, पंखे को मतलब इलेक्ट्रिकल फैन, उस पंखे को लगा के और किसी छाछ जैसी किसी वस्तु में से जब ऊपर से गिराती है पंखे की उस हवा के झोंके के आगे, तो क्या होता है, जो गेहूं के दाने हैं वो नीचे रह जाएंगे और जो हल्के सुधियां हैं वो पंखे के तेज वायु वेग के कारण वो क्या है, परे चले जाएंगे। इस प्रकार क्या है, वो गेहूं के दानों को उन हल्के शुद्धियों से अलग करती है, गेहूं का आटा पिसवाने से पूर्व। तो ये हमारा निष्पावन है और इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है चौथी विधि जो है हमारी, वह है चालन। वह है चालन। चालन विधि क्या है, देखिए चालन, चौथी विधि क्या हमारी, चालन। चालन क्या है ना, पृथक्करण की वह विधि, पृथक्करण की वह विधि जिसमें, पृथक्करण की वह विधि जिसमें आमाप में छोटे बड़े, आमाप यानी आकार, आमाप का मतलब क्या गया, आकार, आमाप में छोटे बड़े ठोस, यहां दो कंडीशन रहेंगी, ठोस पदार्थों को छलनी की सहायता से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। देखिए यहां चालन के अंदर विशेष ध्यान रखिए, तो पहले तो क्या है, पदार्थ जो है ना उसकी जो अवस्था होगी, वो अवस्था क्या होगी, ठोस अवस्था, ये पहली शर्त है। दूसरा क्या है, आमाप में भिन्नता होगी, आमाप में एक छोटे बड़े होंगे। यानी उदाहरण के तौर पर दे लेते हैं, जैसे आपकी माँ है ना, वो जैसे क्या करते हैं, आटे से चोकर अलग करना, आटे से चोकर का मतलब छिलका, यानी जो गेहूं का छिलका है ना, गेहूं पिसवाने के बाद आटे में जो गेहूं का छिलका रह जाता है, उसको आपने देखा है, ये तो एक दैनिक क्रम है हमारे घरों में। जब माँ हमारे लिए भोजन बनाती है तो जब वो आटे को छानती है, छलनी का इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी होती है, आटा भी और चोकर भी, दोनों किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। पहली बात ये बात याद रखिए, चालन में जिन पदार्थों को हम अलग कर रहे हैं उनकी दोनों की अवस्था क्या होगी, ठोस अवस्था, ठीक है। और उनके आकार में भी अंतर होगा, एक आकार में बड़ा होगा और दूसरा आकार में छोटा होगा। तो वो माँ जब छलनी में से उसको छानती है, आटा नीचे आ जाता है, चोकर ऊपर रह जाता है, यानी जो गेहूं के बीज हैं, गेहूं के जो कण हैं, उनके जो छिलके हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उसको चोकर बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक उपयोग और देखिए, इसमें इसका जो इमारतें बनाते हैं, जब हम किसी प्रकार से किसी भवन का या किसी इमारत का निर्माण करते हैं, तो जो रेत होता है, जो काला रेत होता है, जो सीमेंट में मिला करके उपयोग किया जाता है, उसको भी पहले छाना जाता है, उसका भी चालन होता है। उसमें मोटे कंकड़ हो सकते हैं, तो जो मिस्त्री है ना, वो क्या करेगा, मजदूरों को बोल के उसके जो रेत है ना, रेत को छलनी में से, एक बड़ी छलनी होती है, उस छलनी में से उसको छनवा देगा। तो जिससे क्या होगा, जो बिल्कुल साफ रेत है, काला रेत, वो अलग रह जाएगा, जिसको रेती बोल देते हैं, जिसको सीमेंट में मिलाया जाता है,
कंक्रीट के वो चलिए वो बड़े विषय की बात है, गहराई में जाते हैं, और जो उसके पत्थर कंकड़ उसके अंदर जो होते हैं वो अलग करके हटा दिए जाते हैं। तो ये हमारा चालन है और ये चालन की उपयोगिता है। अगले हम बात करते हैं, जो अगला है वो है निसंयंदन। अगला क्या है हमारा? निसंयंदन। निसंयंदन क्या होता है? अगला ये हमारा है पांचवा, निसंयंदन। निसंयंदन क्या है? पृथक्करण की वह विधि। ये क्या है? पृथक्करण की वह विधि जिसमें, पृथक्करण की वह विधि जिसमें तरल पदार्थों में विद्यमान अघुलनशील ठोस पदार्थों को, अघुलनशील ठोस पदार्थों को छलनी से छान कर अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे चाय पत्ती को चाय से अलग करना। देखिए निसंयंदन, समझिए यहां भी वही कंडीशन है। चालन और निसंयंदन में दोनों में छलनी का इस्तेमाल होता है। अंतर क्या है? निसंयंदन क्यों बोला? जब कोई जो मिश्रण होता है उसमें एक पदार्थ तो क्या है? तरल है, और जो दूसरा पदार्थ है जो उसमें उपस्थित है उस मिश्रण में वह ठोस है और अघुलनशील है, यानी उस तरल पदार्थ में घुला हुआ नहीं है। पृथक्करण की वह विधि जिसमें तरल पदार्थों में विद्यमान अघुलनशील ठोस पदार्थों को छलनी से छानकर अलग किया जाता है, पृथक्करण की विधि को निसंयंदन कहते हैं। जैसे हम जब घरों में रहते हैं, दैनिक क्रियाकलाप है, बिल्कुल सुबह उठते ही हर घर में, ज्यादातर घरों में, हर घर में तो नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर घरों में चाय बनती है। उस चाय में जो चाय की पत्तियां होती है ना, वो क्या ठोस रूप में है? अघुलनशील है। तो छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। तरल पदार्थ जो है, जो तरल रूप है चाय, वो छन करके नीचे कप में या किसी दूसरे पात्र में इकट्ठा करते हैं, और जो ठोस पत्ती है वो अलग छलनी में रह जाती है, हम उसको अलग कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? निसंयंदन। दूसरा एक उदाहरण है, जैसे जो हलवाई है या अपने घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो दूध में नींबू का रस डाल देते हैं या फिर टार्ट्रिक डाल देते, टार्ट्रिक अमल, ठीक है। टार्ट्रिक अमल, ये जब दूध में डाला जाता है तो दूध फट जाता है, और फटने के बाद उससे पनीर बनता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए हलवाई क्या दूध को फाड़ते हैं, उसका छिलका बनाते हैं, उसका पनीर बनाते हैं। तो जब वो दूध में नींबू का रस मिलाकर के उसको गर्म करते हैं या टार्ट्रिक अमल मिलाकर के उसको गर्म करते हैं, तो वो दूध फट जाएगा और उसमें से पनीर अलग हो जाएगा। अब फिर वो क्या करते हैं? एक पतले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा कपड़ा जो गोल, जिसके अंदर बहुत महीन छेद होते हैं, और वो क्या करता है? दूध जो के अंदर जो तरल होता है वो तरल निकल जाएगा और पनीर उस कपड़े में रह जाता है। आपने अपने घर में अपनी माँ को भी ये क्रिया करते हुए देखा होगा। तो इस प्रकार से अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 5 विधियां पढ़ी हैं, हस्तचयन, थ्रेशिंग और निष्पावन, चालन और निसंयंदन। आगे जो विशेष जो आगे जो रह गई है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कहीं ना नहीं जाइएगा। मैं इस जो बचे हुए शेष भाग को दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर आप किसी ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर ऑन दिस योर ओन यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी।